नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के लिए सुनील कुमार आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक मेहमान के साथ यहाँ मौजूद हूँ। हिंदुस्तान में साइबर क्राइम दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कुछ अधिक तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमारे साथ यहाँ आज मौजूद हैं छत्तीसगढ़ से हाल ही में कुछ अर्सा पहले डीजी से रिटायर होने वाले आर.के. विज साहब। आर.के. विज रिटायर्ड आईपीएस अफसर जरूर हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के सबसे प्रतिष्ठित कई अखबारों के एडिटोरियल पेज पर लगातार छपते हैं। वे शायद आज हिंदुस्तान के आईपीएस अफसरों में सबसे अधिक रेगुलरली लिखने वाले हैं। वे सुप्रीम कोर्ट और या किसी दूसरे हाई कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस भी करते हैं। वे तरह तरह के अपराध और पुलिसिंग के मामले में भी लिखते हैं और लगातार लिखते हैं और गजब का लिखते हैं। तो हमारे न्योते पर विज साहब आज यहाँ मौजूद हैं और उनको साइबर क्राइम की जानकारी इसलिए भी अधिक है कि पुलिस की नौकरी में रहते हुए उन्होंने साइबर क्राइम को देखा है। उसको छत्तीसगढ़ में साइबर थाने शुरू करने की कोशिश उन्होंने की थी अपने बल पर। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि छोटे छोटे लोग जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको अधिक जानकारी नहीं है, जो मोबाइल फ़ोन या उसके मैसेज को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, वो इस धोखे के शिकार अधिक हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने लगातार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देकर लोगों से कैश पेमेंट को कम करवाया है, लेकिन डिजिटल पेमेंट के अपने खतरे हैं। खासकर जिनको टेक्नोलॉजी की और टूल्स की समझ नहीं है, उनके बीच बहुत खतरे हैं। इसके साथ साथ बहुत किस्म के और साइबर क्राइम हैं जिनसे हम रोज़ जूझ रहे हैं। समाज में कई जगह लड़कियों को, महिलाओं को, बहुत से लोगों को तरह तरह के साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ता है। मैं उस बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि ज़्यादा जानकार जो हमारे बीच मौजूद हैं वो इसको बेहतर तरीके से बता सकते हैं। विज साहब नमस्कार। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे लोग भी समझना चाहेंगे कि हिंदुस्तान में किस किस किस्म के साइबर क्राइम जो हैं उनसे लोगों का वास्ता पड़ रहा है। देखिए, साइबर क्राइम नामक जो शब्द है वो हमारे जो आईटी एक्ट है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। ये जनरल पार्लेंस में यूज़ किए जाने वाला शब्द है। तो मैं बताता हूँ, सामान्यतः साइबर शब्द वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ इंटरनेट का प्रयोग होता है। अदरवाइज आइसोलेटेड स्टैंड अलोन सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ सेंध मारी जा सकती है। तो साइबर क्राइम मीन्स जहाँ आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अब देखिए, सामान्यतः साइबर क्राइम का जो क्लासिफिकेशन है वो उस बेस पर है कि क्या कंप्यूटर रिसोर्स मतलब कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, क्या कंप्यूटर रिसोर्स इटसेल्फ वो अपने आप टारगेट है या वो कोई दूसरा ट्रेडिशनल ऑफेंस करने में उसको टूल के यूज़ में यूज़ किया जा रहा है। देखिए, मैं समझाता हूँ आपको कि जैसे अगर टारगेट है कंप्यूटर सिस्टम मीन्स इट इज़ वेरी टेक्निकल सॉर्ट ऑफ ऑफेंस। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एम्स के जो सर्वर्स हैं उनके सिस्टम पर अटैक हुआ था। रैंसमवेयर की बात आई थी, हालांकि पुख्ता नहीं हो पाया था, लेकिन डेटा उनका एनक्रिप्ट हो गया था। और जो बाद में खबरें आई थी, कुछ एनालिसिस भी जो पब्लिक डोमेन में आए थे, उनका कहना था कि उनका बैकअप ठीक से नहीं लिया गया। जो पैच होते हैं समय समय पर जो कमियां जो कंपनियां, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जो वो रिलीज़ करते हैं, वो पैच नहीं किया गया उनको, या जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि डेटा कौन सा पब्लिक डोमेन में जाना है, कौन सा प्राइवेट में, कौन डॉक्टर को आपस में शेयर करना है, कौन सा रिसेप्शन पे जाना है, किसको पब्लिक एक्सेस कर सकती है। तो एक सेगमेंटेशन होता है डेटा का, तो वो सेगमेंटेशन नहीं किया गया था। ऐसी बातें 3-4 फैक्टर आए थे, अर्थात सिक्योरिटी में उसका जो बैकअप लेना था, उसका डिजास्टर जो रिकवरी का जो स्थान होता है वहाँ पर वो प्रॉपर बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, ऐसी रिपोर्ट्स थी। तो ये टेक्निकल प्रकार का हुआ कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया, कोई उसको एक्सेस ना कर पाए, डेटा एनक्रिप्ट कर दिया गया और सिस्टम को वहीं पर रोक दिया गया। दूसरे प्रकार के जिसपे आम आदमी प्रभावित होता है उसमें अभी पिछले हाल में देखा गया कि सोशल इंजीनियरिंग रिलेटेड ऑफेंस बहुत हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस सोशल इंजीनियरिंग? क्रिमिनल ये पढ़ता है कि व्यक्ति कब विचलित होगा
उसको स्ट्रेस में डाल दो, डिस्ट्रेस में डाल दीजिए, तनाव उसमें पैदा कर दीजिए कि आपका आधार कार्ड बंद होने वाला, आपने अपडेट नहीं किया, आपका अकाउंट बंद होने वाला, आपका क्रेडिट कार्ड की ये अवधि खत्म होने वाली है, बिजली कट जाएगी, आपने KYC नहीं कराया वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसी का आपने कुछ अपडेट नहीं किया। ऐसा करके व्यक्ति उस समय कि डेटा चेक करे, अपना रिकॉर्ड चेक करे कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है, जो कॉल कर रहा है वो सही व्यक्ति है कि नहीं है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, पैनिक मोड में आ जाता है, और वो अपने इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, जो शेयर नहीं करनी चाहिए, जो मेन कारण है क्रिमिनल ऑफेंस होने का, साइबर ऑफेंस होने का, वो शेयर कर देता है। उसके बाद वो शिकार हो जाता है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग, या कभी कभी सोशल इंजीनियरिंग में ये भी देखा है कि आप बोले कि लॉटरी लग गई है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है, तो आदमी कभी सोचता नहीं कभी कि लॉटरी तो आपने ली नहीं थी लेकिन फिर भी लग गई, फिर भी कुछ हद तक लालच उसको आगे बढ़ा देता है और वो शिकार हो जाते हैं। ये सोशल इंजीनियरिंग टाइप के, ऐसा जामताड़ा में आपने देखा होगा कि जो बड़ा एक समय में बहुत बड़ा सेंटर था, अभी तो कई और राज्यों में भी इस प्रकार के सेंटर्स और पैदा हो गए हैं। वहाँ इस प्रकार के बहुत सारे, इसको फिशिंग भी बोलते हैं, फिशिंग ऑफेंसेस भी हुए थे, मैं एक्सप्लेन करूँगा धीरे से। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के जो ऑफेंसेस हैं इस प्रकार के अभी काफ़ी होने लगे हैं, या और अदरवाइज भी इसको टूल मान के जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, इनको टूल मान के भी ऑफेंसेस काफ़ी किए जा रहे हैं। ये जामताड़ा का आपने कहा, खबरों में आए दिन आता है जामताड़ा। झारखंड में कोई गांव कस्बा कोई है जिसमें कॉटेज इंडस्ट्री की तरह जालसाज इकट्ठे हो गए हैं, बच्चा वहाँ पे सीख लिया है कि टेलीफोन पे कैसे धोखा देना है। ये किस्सा क्या है जामताड़ा का? आप तो सर्विस में थे तब भी जामताड़ा क्राइम कैपिटल था। जी हाँ, मुझे याद है रादर एक बार हमारी DG's कॉन्फ्रेंस में DG बिहार द्वारा इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जी के सामने इस पर प्रेजेंटेशन भी दिया गया था कि जामताड़ा में किस प्रकार से लोग क्राइम करते हैं। मैंने अभी हाल ही में जामताड़ा पे एक वेब सीरीज़ भी देखी है, शायद नेटफ्लिक्स पर है वो, उसके कई सीरीज़ है वो पूरी। तो उसमें वो बताया गया कि कैसे कुछ अनपढ़ लोग, जिसमें बहुत सारे माइनर्स भी हैं, वो कैसे क्राइम को कमिट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन वो पहले रख लेते हैं, और ये वैलेट्स, जो ई-वैलेट्स का यूज़ होता है, वॉलेट्स का, तो ई-वॉलेट्स के माध्यम से वो क्राइम, अगर आपका ई-वॉलेट आपके बैंक से रिलेटेड है, और सामान्यतः जो वॉलेट का नंबर, वॉलेट का जो नंबर रहता है मोबाइल नंबर पे रहता है, तो वो एक लिंक भेजा जाता है और बोला जाता है कि आपको पैसा हम देंगे, आप लिंक क्लिक करिए। और उस समय जैसे मैंने बोला, व्यक्ति भूल जाता है कि लिंक जो भी आता है, जब पैसा आपको आपके अकाउंट में कोई दे रहा है, आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं। आज अगर चाहे तो कोई मेरे अकाउंट में पैसा डाल सकता है केवल अकाउंट नंबर के आधार पर, मुझे कोई इसको OTP या कोई UPI पिन वगैरह शेयर करने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि पैसा लेने के लिए पिन को शेयर करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि एक्चुअली उस लिंक के अंदर आप अपना पिन शेयर कर रहे हैं, जो ई-वॉलेट के माध्यम से, अगर आपके बैंक से कनेक्टेड है तो बहुत ज़्यादा राशि या मैक्सिमम राशि आपके बैंक से वो विड्रॉ कर लेता है। तो लिंक शेयरिंग का जो ये देखा जामताड़ा में, इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आए। हालांकि ई-वॉलेट में अगर आप देखें, जैसे Paytm है, रेजर पे है, गूगल पे है, फ़ोन पर है, तो ये लिंक उनसे एस्टेब्लिश बड़ी जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। वो क्रिएट करके यू कैन सेंड टू द अदर पर्सन, तो वो आजकल QR कोड से भी जनरेट कर लिया जाता है। तो लिंक्स जब आए तो आपको हमेशा सस्पिशियस होना है। लिंक का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उसमें आपको UPI पिन अपना शेयर नहीं करना है। तो अभी तो मुझे लगता है इस प्रकार के कई फ्रॉड जो हैं, बाकी राज्यों में भी ऐसे कई सेंटर बन गए हैं। हमने देखा है हिसार से भी कई आने लगे हैं, साउथ में भी ऐसे होने लगे हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत कम समय में इलिटरेट लोग भी पैसा जब कमाने लगे कम समय में, तो ये बहुत जल्दी इस प्रकार का व्यापार फैला है। बैंक्स वाले बहुत क्लियर करते हैं कि डोंट शेयर, हम बैंक मैनेजर बोल रहे हैं इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, हम कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते, लेकिन लोग फिर भी शेयर कर जाते हैं। ये जामताड़ा में ऐसी क्या खूबी थी, वहाँ लोगों ने ये क्राइम सीखा कैसे, इतना पनप कैसे गया, इतना लार्ज स्केल पे कैसे हो गया? एक्चुअली ये जो तत्काल पैसा मिलने वाली बात थी, ये शुरू में जब एक बार पहली बार जब क्राइम हुआ, तो वो उसमें किसी ने सिखाया, भारी व्यक्ति ने। उन्होंने देखा कि कॉल सेंटर क्रिएट करके इसमें काफ़ी और लोग भी थे, बड़े लोग सो कॉल्ड,
शहर के जल्दी पैसा कमाने के लिए। तो ये सीरीज़ देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ आएगा कि कैसे थोड़े से पैसे में लड़कियों की आवाज़ बनकर उन्होंने ये सीखा। उनमें जो शादियाँ वहाँ पर उन्होंने की, जो लड़कियाँ इंग्लिश में बात कर लेती थी कि येस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस LIC ऑफिस एंड ऑल दैट, ऐसा करके बात करके तो कुछ झांसे में लोग बहुत जल्दी आने लगे कि ये शेयर करिए ऐसा होने वाला है, तो लोग उस झांसे में आके शेयर करने। तो ऐसी लड़कियों से वहाँ लड़कों ने शादी की, क्योंकि वो खुद इलिटरेट और ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे से बात कर पाए कस्टमर से। तो ये मोडस ऑपरेंडी वहाँ पर इस प्रकार से क्रिएट हुआ। अब ये बतलाइए कि हिंदुस्तान में किसी और जगह ऐसा सेंटर क्यों डेवलप नहीं हुआ, साउथ में, जहाँ पे कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल पाते हैं, ज़्यादा टेक सेवी हैं। झारखंड जो कि आदिवासी इलाका है, जो कि कम पढ़ा लिखा है, गरीब है, ग्रामीण है, वहाँ पे ये डेवलप हो गया। और साउथ के बहुत सारे स्टेट्स जो बहुत टेक सेवी हैं, जो अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं, जहाँ के लोग, वहाँ क्यों नहीं हो पाया ये कॉटेज इंडस्ट्री? वैसे तो ये अभी फैल चुका है, कई जगह और फैल चुका है इसी टाइप से। मुझे लगता है वहाँ पर ये जो इलिटरेसी थी और मेहनत नहीं करनी है, और इस प्रसार से क्राइम की, और क्या सोशियो इकोनॉमिक जो रीजंस हैं वो क्राइम का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। तो मुझे लगता है ये गरीबी थी, कहीं क्विक मनी कैसे आ जाए, इस प्रकार से ये फल जो सोशियो इकोनॉमिक रीजन। दसियों हजार करोड़ लेके जो लोग बाहर भाग रहे हैं हिंदुस्तान के पैसा खा के देश का, उनके सामने तो कोई सोशियो इकोनॉमिक कंपल्शंस नहीं है। और गरीब आबादी तो फिर भी काफ़ी हद तक ईमानदार रह लेती है। जो बड़े बड़े क्राइम हैं, जिसमें बड़े बड़े कारोबारी बैंक का पैसा लेके भाग रहे हैं, बड़े बड़े IAS IPS जेल जा रहे हैं, आप ही देख रहे हैं चारों तरफ लोगों को, तो केवल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस से ये हो गया हो ऐसा नहीं है। यानी गरीबों ग्रीड, पैसा ज़्यादा लेने की ग्रीड जो है, मुझे लगता है जो करप्शन है, जो हमारे समाज में एक कैंसर की तरफ फैल रहा है। एक दूसरा साइबर क्राइम, वो साइबर में आता होगा, शायद नहीं भी आता होगा, जो आपने कहा कि जिसमें एक कंप्यूटर या एक कैमरा, उसको बिना ऑनलाइन इंटरनेट पे गए अगर उससे कोई क्राइम हो रहा है तो वो शायद IT एक्ट में आता है, लेकिन साइबर में नहीं आता है वो। देखिए, मैंने बताया कि साइबर शब्द यूज़ नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस वहाँ पर हमारे यहाँ यूज़ होता है, तो उसमें दोनों प्रकार के सम्मिलित होते हैं। तो इसमें एक जो हमारे सामने रोज आ रहा है कहीं ना कहीं से, वो आ रहा है कि पोर्नो फिल्म बना ली या नकली फिल्म बना ली और अश्लील फिल्म बना ली, तस्वीरों को वायरल कर दिया, कहीं रिवेंज पोर्नो उसके लिए यूज़ होता है। खासकर लड़कियां ज़्यादा शिकार हो रही हैं इसकी, लड़कियां, महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं जिनके बच्चे हैं, वो किसी के साथ अफेयर में पड़ के अपनी फ़ोटो भेजने लगती हैं, लोग अपने खुद के न्यूड वीडियो बना के भेज देते हैं। ये कितना सीरियस क्राइम है और इसमें क्या सावधानी आप सुझाते हैं? देखिए, पोर्नोग्राफी का जो ऑफेंसेस हैं वो काफ़ी समय से वैसे तो हो रहे हैं। पहले मैगजीन्स हुआ करती थी, वो हमारा जो इंडियन पेनल कोड है वो उसमें भी कवर होता था, लेकिन जब कम्युनिकेशन टेक्निक्स ज़्यादा आने लगी तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, स्प्रेड जो है, वो बहुत कम समय में बहुत दूर तक जा सकता है, क्योंकि एंडलेस है उसका रीच। जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सर्च करेंगे तो मिलियंस जो हैं आपको वेबसाइट ऐसी मिलेंगी। तो लोग उसको डालकर, किसी ने इसको पैसा कमाने का एक धंधा भी बनाया है, माध्यम भी बनाया है। अगर बहुत डीप कुछ क्लिप दिखाई जाती है, उसके बाद और ज़्यादा देखना है तो आप यू पे सम मनी, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो या अदरवाइज। तो वो ये बहुत ख़तरनाक एक कैंसर की तरह फैल चुका है। इसके अंदर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की जो जिम्मेवारी है वो थोड़ी इसके अंदर कम है, कि जब तक गवर्नमेंट उनको नोटिफाई नहीं करती या कोर्ट आदेश नहीं जाता। ऐसा हमारा, आपको याद होगा, श्रेया संगल के केस में भी हुआ था। 79 सेक्शन है IT एक्ट का, तो उसके तहत है कि 2 कारणों से ही उसको बंद करेंगे। तो और वैसे जहाँ तक बालिग की बात करते हैं, उसमें कुछ हद तक फ्रीडम भी है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक ऐसा ऑफेंस है जो पूरे वर्ल्ड में, हर देश में वो अपराध है जी। तो इसको लेकर अमेरिकन एजेंसी, एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, तो उन्होंने कुछ साल पहले ये कोशिश की थी। उनमें ISPs को मैंडेट किया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये जरूर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने नाम लिया, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने ISPs को मैंडेट किया है कि ऐसा कोई भी मटेरियल दिखेगा तो इट इज़ टू बी रिपोर्टेड टू दिस सेंटर,
जो फिर जिस भी कंट्री का होगा उसको भेजकर उसको ब्लॉक कराया जाएगा। और ऐसा एक बार अगर कोई पिक्चर या वीडियो आ जाता है, उसको सीसैम बोलते हैं आजकल, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल, चाइल्ड फोटोग्राफी शब्द को उसके जगह पर सीसैम मटेरियल इंटरनेशनल यूज़ होता है, कि अगर सीसैम मटेरियल कोई पाया जाता है तो वो रिपीट ना हो, उसका एक छोटा सा एक टूल बना लिया जाता है, उसका सिग्नेचर क्रिएट कर लिया जाता है, ताकि दोबारा अगर नेटवर्क में जाए तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाए। इसमें एक बहुत अच्छा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, करीब 3-4 साल पहले की बात है, 2019 आई बिलीव। उसमें हमारा MHA की तरफ से जो NCRB और इस जो नेशनल सेंटर था अमेरिका के, उसमें एक संधि हुई थी। तो साइबर टिप लाइन रिपोर्ट, क्योंकि अमेरिकन एजेंसी लगातार उसको वॉच करती हैं और देखती हैं कि अगर वो इंडियन जुरिडिक्शन से, हमारे जुरिडिक्शन से अगर इस प्रकार की जनरेट अपलोड किया, किसी जनरेट कहाँ पर हुआ वो इंडिविजुअली लोकली हो सकता है, लेकिन अगर उसको अपलोड किया गया है हमारे किसी जुरिडिक्शन से, तो वो उसको टैग करते हैं, मटेरियल को उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसकी एक कॉपी जहाँ से अपलोड हुआ और जिस टाइम पर हुआ, टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में अकॉर्डिंगली इंडियन स्टैंडर्ड, कौन सा IP एड्रेस, कौन सी डिवाइस, कौन सा सिम कार्ड, डिवाइस सिम, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे को NCRB के माध्यम से स्टेट्स में जाती है। स्टेट में हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर हैं, लाइक आई वाज नोडल ऑफिसर जब मैं टेक्निकल चीज़ को डील करता था। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं और डिस्ट्रिक्ट से वो थानों में जाता है, क्योंकि ऑल पुलिस स्टेशन आर कनेक्टेड नाउ। तो वो साइबर टिप लाइन की सहायता से अभी जितने आपने देखा वो कुछ केसेस में पकड़े जा रहे हैं लोग, हर महीने कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है, थाउजेंड्स में हो रहे हैं कुल मिलाकर। तो वो जहाँ से अपलोड होता है वो बाकायदा किस सर्वर से हुआ है, एयरटेल का रहता है तो हम इंदौर से जानकारी लेते हैं, डेटा पैक किस कंपनी का यूज़ हुआ, किस समय यूज़ हुआ, और डिवाइस कौन सा हुआ और कौन सा मटेरियल था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एविडेंस के लिए पर्याप्त होती है। इससे पिन पॉइंटेड आदमी जो उस समय यूज़ कर रहा होता है वहाँ तक क्रिमिनल तक पहुँचा जाता है। एक मुझको छोटी सी तो ये वार्निंग है रहा था मुझे वार्निंग है लोगों को कि ये अगर इस प्रकार का कोई भी काम करते हैं तो ये मान के चलिए आज नहीं तो कल, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी परफेक्ट, आपको ये सब एड्रेसेस परफेक्ट मिलेंगे, तो आप तक पुलिस एक दिन निश्चित ही पहुंचेंगी। सो दिस शुड बी स्टॉप्ड। ये बतलाइए कि मेरे पास एक पोर्नो क्लिप आई व्हाट्सएप पे, किसी मैसेंजर सर्विस से आई, उसको मैंने अपने किसी एडल्ट दोस्त को भेजा, क्या ये भी क्राइम है? चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात नहीं, जनरल पोर्नोग्राफी। जनरल अगर प्राइवेटली कुछ व्यक्ति देखते हैं तो वो कोर्ट ने ऐसा घोषित किया हुआ कि वो क्राइम नहीं है अगर आप प्राइवेट स्पेस में देखते हैं। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल, सीसैम मटेरियल को डिवाइस पे स्टोर करना इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। तो डिवाइस पे रखना, किसी दोस्त को प्राइवेट भेजना, यानी अपलोड, वो तो आगे हो गया। हाँ। रखना डिवाइस पे भी ऑफेंस है, किसी दूसरे से शेयर करना, कहीं स्प्रेड करना, अपलोड करना एग्रेवेटेड फॉर्म है। तो आपको स्टोर करना भी वो भी ऑफेंस, सेपरेट ऑफेंस डिफाइंड है IT एक्ट में। तो दिस शुड बी टोटली स्टॉप। अब ये बतलाइए मुझको, जो रोज रिवेंज पोर्न की बात आती है कि प्रेम संबंध था, टूट गया, तो लड़के ने लड़की को धमकी दी कि मेरे से रिश्ता नहीं रखोगी तो तुम्हारे वीडियो में वायरल कर दूंगा, यही शब्द यूज होता है, वीडियो वायरल करने की धमकी। इस क्राइम से कैसे बचें लोग? देखिए, सेक्स रिलेटेड 2 टाइप के क्राइम देखने में आ रहा है। एक जैसा आपने बताया कि आपने विलिंगली कुछ बना लिया, क्रिएट कर लिया, उसके बाद एक व्यक्ति एक्सटॉर्शन करता है, उसका नाम ब्लैकमेल करता है। तो ये तो सिंपल है कि आपने कुछ कंटेंट्स कुछ क्रिएट किए, उसके बाद आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो वो IPC को ऑफेंस में अदब आ जाता है। आपने विलिंगली किया है, उसका कितना रोल है IT में, वो है कि आपने उल्टा एक एविडेंस क्रिएट कर लिया पुख्ता, कहाँ क्रिएट हुआ, कब हुआ, वहाँ तक भी इन्वेस्टिगेशन में पहुँचा जा सकता है। दूसरा जो एक सीरियस ऑफेंस आ रहा है वो है सेक्सटॉर्शन का। उसमें अभी देखा है कि काफ़ी केसेस ऐसे हो रहे हैं और लाखों रुपए ब्लैकमेलिंग के माध्यम से पे भी किए जा रहे हैं। वो इस प्रकार से होता है, जनरली कुछ लोग सर्च करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही दुर्ग में भी देखा गया, 7-8 लोग कलकत्ता से पकड़े गए हैं। हाँ, कि आप किसी टाइप से संबंध स्थापित करते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि कोई उसमें सिटीजन, सीनियर सिटीजन की बात की गई थी, या कोई अकेला व्यक्ति है वो किसी महिला से मित्रता करना चाहता है, तो शुरुआत इस प्रकार से हो जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद वो महिला उससे न्यूड पिक्चर्स मांगती है, ऑब्सीन पिक्चर्स मांगती है, और उधर से उसको ये लालच दिया जाता है कि आपको इधर से भी इसी प्रकार की चीज़
दिखाई जाएगी। वहाँ पर कोई क्लिप, सामान्यतः वहाँ पर कोई पुरानी क्लिप दिखा दी जाती है। जब ऐसा आपस में देखने का जब व्यक्ति देखता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब रिकॉर्ड कर लिया तो ये हो गया कि आप इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद एक्सटॉर्शन का खेल स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड सेक्सटॉर्शन। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि जब आप स्वयं उसमें सम्मिलित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोलते हैं पार्टिसिपेटिव ऑफेंस टाइप्स, कि आपका भी उसमें कहीं ना कहीं रोल है। लेकिन मेरा कहना है, अगर एक बार आपने गलती कर दी है, उसके बाद पैसा देने की और बार बार पैसा देने की कम से कम वो गलती ना करें और पुलिस के पास, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जाएं, रिपोर्ट करें। क्योंकि कहाँ पैसा पे किया आपने, कहाँ पर क्लिप तैयार हुई, जो कम्युनिकेशन है, ये टेक्निकल तौर से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है और अपराधी को पकड़ा जा सकता है। विज साहब, आपने पुलिस में रिपोर्ट करने और अपराधियों को पकड़ने की बात कही। आज हिंदुस्तान की पुलिस जो है, साइबर क्राइम, इंटरनेट क्राइम, फिशिंग क्राइम या ओटीपी भेज के, ओटीपी मांग के धोखा देना, बैंक से पैसा निकालना, कई तरह के क्राइम हो रहे हैं, साइबर आईटी एक्ट के या जो भी क्राइम इस तरह के। पुलिस कितनी इक्विप्ड है इसको डील करने के लिए? क्योंकि हम तो लाठी लिए हुए सिपाही को देखते हैं जो शायद कंप्यूटर लिटरेट भी नहीं है। अभी तो एफआईआर लिखने के लिए हर थाने में कम से कम एक कांस्टेबल या एक कर्मचारी, क्लेरिकल स्टाफ जो है, वो कंप्यूटर टाइप करना सीख लिए हैं। तो ये डिटेक्शन, ये इस किस्म के डिटेक्शन के लिए, आईटी, साइबर, इस तरह के डिटेक्शन के लिए पुलिस कितनी इक्विप्ड है? आप तो लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में रहे। देखिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे ऑफेंसेस में मोबाइल फ़ोन का यूज़ होता है। तो जहाँ तक मोबाइल फ़ोन का यूज़ है, उसमें वो सीडीआर डिटेल्स रहती हैं जो ली जाती हैं सर्विस प्रोवाइडर से। तो उसको लेके एनालाइज करने के जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशंस हैं, वो हमने जिलों को और थानों को दी हुई है। सीडीआर का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, हर कोई नहीं जानता। कॉल डिटेल रिपोर्ट्स। तो कॉल आपने किसको लगाई, कितने बजे लगाई, कितने समय तक बात की आपने, अगर आपने मैसेज एक्सचेंज किए हैं तो वो भी इसमें, कि डेटा यूज़ हुआ किस प्रकार से, ये सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं। तो टाइम स्टैम्प भी है, ये आपका किससे वार्तालाप हुई, दोनों के आईपी एड्रेसेस समझिए कि जो ओरिजिनेट कर रहा है और जो डेस्टिनेशन है। तो ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि आपने उस समय इस डिवाइस से बात की है। डिवाइस से उस व्यक्ति को कनेक्ट करना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, लेकिन डिवाइस कनेक्ट करना ये उससे तय हो जाता है, फिक्स हो जाता है। तो जहाँ तक फ़ोन का इस्तेमाल है, मुझे लगता है पुलिस काफ़ी इसमें एक्सपर्ट होगी, काफ़ी टाइम से इसका वो चल रहा है। उसके अलावा फिर जो टेक्निकल आ जाते हैं, जहाँ आपको हार्ड डिस्क वगैरह आपको सीज करनी है, सिस्टम ऑन है, ऑफ है, उसमें क्या करना है, कैसे करना है, उसमें मुझे लगता है अभी पुलिस फुल्ली इक्विप्ड नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो हमने, आपको ध्यान होगा, हमने करीब 2-3 साल पहले हमने स्टेट लेवल का एक पुलिस स्टेशन स्टार्ट किया है। हमारे पास वहाँ टेक्निकल स्टाफ है। टेक्निकल, जब मैं टेक्निकल बोलता हूँ, उसका मतलब जो कंप्यूटर साइंस में जिसने पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की है, जो कंप्यूटर के नुएंसेस जानता है, अंदर के आईपी एड्रेस कहाँ होते हैं, सीपीयू, रैंडम, रैम, रोम, ये सब की नॉलेज है उसको, कि एविडेंस कहाँ रिजाइड कर रहा है, मुझे क्या चीज़ सीज करनी है। मैंने देखा है कई ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट के रहे जहाँ पर उन्होंने एविडेंस को मान्य नहीं किया, क्योंकि वो एसएचओ को, या वहाँ पर उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे एविडेंस की, टेम्परिंग ना हो, स्पॉयलेज ना हो, तो वो हैश वैल्यू उसको वहीं पे सीज करना चाहिए मौके पर ही, वो कई बार नहीं करता, यानी सही तरीके से जब्ती नहीं हुई, आम जुबान तो वो हैश वैल्यू उसको, मतलब उस एविडेंस को वहाँ फिक्स टाइप कर देना, टाइट कर देना कि यस एल्गोरिथम है, ये एक मैथमेटिक्स का एक फिक्स स्ट्रिंग्स रहते हैं बाइनरी के, जिससे आप फिक्स कर देते हैं उसको। उसके बाद आप उसको ला रहे हैं रास्ते में, तो उस आपको ये इंश्योर करना है कि रास्ते में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको स्पॉइल ना करे एविडेंस को, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉइलेज। तो टेम्परिंग तो जानबूझ के की जाती है, कोई खिलवाड़ करे, लेकिन अनजाने में जो चीज़ हो जाती है, आपने प्रॉपर, आपको फेराडे बैग में रखना चाहिए ताकि ये इंसुलेट रहे, नहीं तो रास्ते में फ़ोन भी आ सकते हैं आपके सीजर का, अगर फ़ोन है तो ना, और मैसेज आ सकते हैं और कुछ एविडेंस आपका ख़राब हो सकता है। तो ये जो पेचीदाएँ हैं, ये सामान्यतः मैंने पाया है कि ट्रेनिंग देने के बाद भी ये चूक होती है। ये पुलिस स्टेशंस के जो हमारे अधिकारी हैं वो उसको ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो मेरा ऐसा कहना है कि दो प्रकार के अधिकारी होने चाहिए। एक होना चाहिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मौके पे कार्रवाई करने के लिए थानेदार को सक्षम होना पड़ेगा,
कि मौके पे जाके मुझको एविडेंस को सिक्योर कैसे करना। आप सीज नहीं कर पा रहे हैं, आप एक्सपर्ट को बुलाइए फोरेंसिक लैब से या हेडक्वार्टर से, कहीं से भी जहां पर भी अवेलेबल है। लेकिन प्रोटेक्ट करने वाली बात जहां तक है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते तो सीन ऑफ क्राइम को आपको प्रोटेक्ट करना है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का काम है। उसके बाद एक्सपर्ट आ सकता है जो टेक्निकली क्वालिफाइड है, कि जो उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको सीज करेगा। कई बार हो सकता है सिस्टम आपको वहीं पर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी पड़ी, क्योंकि जो भी एनालिसिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का होता है वो डुप्लीकेट पर होता है, कभी भी वो क्लोन पे हो, हाँ, क्योंकि सेम होता है, 100% मिरर इमेज होती है। तो लेकिन ओरिजिनल से छेड़खानी नहीं की जाती, उसकी हैश वैल्यू लेकर कोर्ट में उसकी इंटीग्रिटी बताने के लिए, ऑथेंटिसिटी बताने के लिए उसको अलग रखा जाता है। तो ये टेक्निकल काम करने में मुझे लगता है अभी ना केवल हमारा प्रदेश, बाकी प्रदेश भी कहीं ना कहीं, कुछ साउथ के कुछ प्रदेश हैं जिन्होंने इनिशिएटिव बहुत जल्दी लिया, तो उनमें थोड़ा सा एडवांस है। हमने कोशिश की थी ज़्यादा पुलिस स्टेशन में। एक मुझको ये पता लगा है कि छत्तीसगढ़ की जो साइबर फोरेंसिक लैब है, डिजिटल फोरेंसिक, साइबर फोरेंसिक या जो साइबर फोरेंसिक लैब, ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इसके किसी भी कंक्लूजन की कोर्ट में कोई एविडेंस वैल्यू नहीं है। अगर चैलेंज करे इसको डिफेंस लॉयर कि साहब ये तो लैब जो है यही रिकॉग्नाइज्ड नहीं है इनकी। बिल्कुल आप ठीक करें, दो टाइप से हैं। हमारा एविडेंस एक्ट बोलता है कि एक्सपर्ट वो है जिसको नॉलेज है उसकी, लेकिन लैब को एक्सपर्ट जो है अधिकारी, वो फिर भी कोर्ट में उसकी मान्यता है अगर वो सिद्ध करता है कि उसको नॉलेज है एनालिसिस की, वो उसको प्रूव करता है। लेकिन जहाँ तक लैब की बात है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आता है कि देखे वो वहाँ जो प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं और जो वहाँ पर इक्विपमेंट है वो कैलिब्रेटेड है, और प्रोसीजर्स एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो किए जा रहे हैं, उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं। कुछ साल पहले तक देश की कोई भी लैब सर्टिफाइड नहीं थी। अभी गांधीनगर की, अहमदाबाद की हो चुकी, शायद दिल्ली की भी हो गई है। हमने एक बार बीच में वहाँ से जो एक्सपर्ट्स, उनकी एक टीम है, हमने उनको बुलाया था कि आप आकर हमारे यहाँ पर इसको निरीक्षण कीजिए। उन्होंने निरीक्षण किया था, हमने SOP तैयार किया था और उस प्रोसेस में था, हो जाना चाहिए था कि क्योंकि इक्विपमेंट हमारे पास लगभग, हाँ, मेरी जानकारी ये है कि लेकिन सर्टिफाई जो है शायद वो नहीं हुआ, तो वो सर्टिफाई उसी तरह का है कि पहले MCI की टीम आती थी, मेडिकल कॉलेज को देख के उसको रिकॉग्नाइज करती थी या उनके कोर्सेज को रिकॉग्नाइज करती थी। ये उसी तरह का है लैब रिकॉग्नाइज। बेसिकली इसके अंदर प्रोसीजरल चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सीज करने का, प्रिजर्व करने का अभी कोई भी ऐसा कोड नहीं है। जैसे IPC ट्रेडिशनल क्राइम के लिए एविडेंस है, प्रोसीजर कोड CRPC है, ऐसा कुछ प्रोसीजर केवल एडमिट कब, एडमिसिबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसके बारे में कोर्ट्स के भी निर्णय हैं और एक क्लियर 65B का एक प्रावधान है कि किस प्रकार से करना है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आइडेंटिफाई करना, सीज करना, उसकी कॉपी बनाना, प्रिजर्व करना ताकि कोर्ट में पेश कर पाए, इसके बारे में अभी कोई कोड नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस की, चीफ जस्टिस की एक कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कुछ साल पहले, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस भी दी हैं, पर अभी उसको आमी जमला जो कानून वो नहीं पहुंचा है। इसीलिए अभी लैब का अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश हो जाता है तो उससे भी मुझे लगता है, लेकिन अभी इसकी कोई एविडेंस वैल्यू नहीं है। एविडेंस वैल्यू अभी कोर्ट ने टोटल दरकिनारे किया हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा है कि हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, देखिए लैब का सर्टिफाई होना और एक्सपर्ट्स में थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन इसको डिफेंस लॉयर बड़े आसानी से एक्सप्लॉइट करता है। इसको करना चाहिए क्योंकि प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा, चाहे वो नोटिफाइड नहीं है, लेकिन प्रोसीजर हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, तो ये प्रूव करना डिफिकल्ट होगा अगर आपकी लैब जो है। अब एक चीज़ के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में लोगों को सलाह भी दें। बहुत से लोग अपने इंटीमेट मोमेंट्स को अकेले के, पार्टनर के साथ के उसको रिकॉर्ड करते हैं, तस्वीरें ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, खुद के सुख के लिए, खुद के मज़े के लिए, देखने के लिए। उसके बाद वो किसी तरह से लीक हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक डिपार्टमेंट में एक बड़े अफसर थे, उन्होंने अपनी वाइफ के साथ अपना वीडियो, सेक्स वीडियो बनाया और वो उनके कंप्यूटर से ही उनके किसी स्टाफर ने उसको ले लिया और वो बाहर चले गया और उसको लोग टीवी चैनल पे या न्यूज़ चैनल पे दिखाने लगे। उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग की रिपोर्ट लिखाई उन्होंने, लेकिन वीडियो खुद का बनाया हुआ था। देश में ऐसा हुआ है, एक दो बड़े नेता, उन्होंने अपने पार्टनर के साथ अपने वीडियो बनाए,
उनकी तस्वीरें, वीडियो ये लीक हो गए, चारों तरफ फैल गए, जो बनाए हुए खुद के थे। ऐसे मामलों में आपकी क्या सलाह है? क्योंकि आजकल डिवाइसेस ऐसी हो गई कि मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है तो मैकेनिक के पास जा रहा है, लैपटॉप ख़राब हो रहा है मैकेनिक के पास जा रहा है, मेरा इंटरनेट, मेरी हार्ड डिस्क, इसको ऑफिस के कई लोग डील कर रहे हैं। तो ये महफूज तो बिल्कुल नहीं रह गया है अगर आप ऐसा कुछ बना के रखते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या सलाह है? आपने उत्तर आपने स्वयं दे दिया है। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूं। देखिए, इस प्रकार की चीज़ अगर अपने प्राइवेट स्पेस में आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो प्राइवेट स्पेस में ही रहे। अगर आप कहीं आप कनेक्टेड है किसी दूसरे से, या आपका जो डिवाइस है आप किसी और से शेयर कर रहे हैं, या ये आपने अगर उस फिल्म को, फोटो को अगर आपने एनक्रिप्ट नहीं किया, चलिए एक ये मिनिमम चीज़ है कि आप उनको एनक्रिप्ट करिए, आप आपके डिवाइस को जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, ताकि कोई दूसरा केवल पासवर्ड और वो 2 चीज़ें रहती हैं, उससे आप सेव करिए। आपको अपना डिवाइस सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा खतरा है कि कोई भी उसमें सेंध मार सकता है। देखिए, हमारे यहाँ पर आईटी एक्ट में पहले हैकिंग शब्द यूज़ होता था कि हैकिंग, उसकी डेफिनेशन दी हुई थी। अब बाद में वो डेफिनेशन हटा दी गई, लेकिन उसको बहुत लिबरल कर किया गया। मतलब हमारा जो जो आईटी एक्ट है, उसमें जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो उसकी जो लिस्ट है वो मुझे लगता है जो बेसिक चीज़ है वो ली गई है हमारे बुडापेस्ट कन्वेंशन की। सबसे पहले कन्वेंशन 2001 में हुआ था साइबर क्राइम पर, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है उसने किया था, बुडापेस्ट में हुआ था। तो हैकिंग की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई थी, वो था कि अनऑथराइज्ड एक्सेस। अगर मैं ऑनर हूँ या मेरे पोजीशन में कोई डिवाइस है और उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति बिना मेरी अनुमति के उसमें एक्सेस करता है, डाउनलोड की बात नहीं की मैंने अभी तक, कॉपी बनाने की बात नहीं की मैंने, कहा उसमें वायरस डालने की बात नहीं की मैंने, कुछ डेटा अल्टर करने की बात भी नहीं की, केवल एक्सेस करना इज कॉल्ड हैकिंग। हमारी डेफिनेशन में है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी के कंप्यूटर रिसोर्स को करना वो भी हैकिंग है। उसमें भी 3 साल की सजा और 5 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान आईटी एक्ट में है। तो उसके बाद जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सब एग्रीवेटेड हैं। आप कॉपी बनाते हैं और कोई मिसयूज करते हैं तो इसका भी ज्ञान लोगों को कम होता है, कंप्यूटर छोड़ के बाहर चले जाते हैं, कोई दूसरा एक्सेस कर लेता है, इट शुड नॉट बी अलाउड। आपको उसमें पासवर्ड कैसे रखने हैं, कम से कम पासवर्ड रखिए। पासवर्ड कितना भी ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने पासवर्ड चेंज नहीं करता है। और बहुत इजी है, बच्चों के डेट बर्थ पे वाइफ के नाम पर, डेट बर्थ बेटों बच्चों के नाम पर रखता है, जो बड़ी इजीली टूट जाते हैं। 80-90% बहुत जल्दी क्रैक कर लिए जाते हैं। हालांकि पासवर्ड क्रैक करने के अब सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, क्रैक बहुत मुश्किल भी नहीं होता है क्रैक करना। ब्रूट फोर्स यूज़ करते हैं, मतलब सब कॉम्बिनेशन। ये जामताड़ा में भी देखा गया कि कितने प्रकार के बच्चों को, पूरे गांव को बिठाकर कैसे कोड क्रैक करना है, सबको अलग अलग ऑप्शन दिए कि किसी का तो टूटेगा, ऐसा करके पूरी रात करके और ऐसे क्रैक किए गए। तो आपको डिवाइस सेफ रखना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार का कोई रिस्क लेकर ऐसा कोई कंटेंट तैयार कर रहे हैं जो आपको लगता है कि ये पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो उसको क्रिएट करने की सेंस समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन अगर किया गया है तो उसको सेफ रखने का तरीका आपको पहले समझना होगा। आपको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, आपको फायरवॉल यूज़ करनी पड़ेगी, आपको जो भी कुछ और इस टाइप की टेक्निकल चीज़ें, जैसे मैंने पैच वगैरह बताया, अपग्रेड करना, वहाँ का सॉफ्टवेयर आपको देखा होगा, डिवाइस में भी जो वर्जन है सॉफ्टवेयर वो भी अपडेट होते हैं, वो अपडेट करना। आप वो सब चीज़ नहीं करेंगे तो कोई भी उसमें सेंध मार सकता है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, उसको सेफ एंड सिक्योर रखने की कोशिश की। ये नहीं, आपने मना नहीं किया है बनाने और रखने से, आप कह रहे हैं कि उसको सेफ रखने के तरीके ढूंढने चाहिए लोगों को। कितने फीसदी लोग ऐसे होंगे जो सेफ रखने के इतने तरीके ढूंढ सकते होंगे? नहीं, मैं एक बहुत ही कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज के आधार पे पूछ रहा हूँ। इसका कोई एविडेंस तो है नहीं कि आबादी में कितने लोग पासवर्ड कितना बदलते हैं, कितना इनक्रिप्ट करके रख सकते हैं, कितना प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आफ्टर ऑल लोगों की हार्ड डिस्क कभी हैंग हो जाती है, फंस जाती है, उसको रिस्टोर करने देते हैं लोग। पेन ड्राइव को एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं घर और ऑफिस में। पुराना मोबाइल फ़ोन जो है उसको फैक्ट्री रीसेट कर लिया समझते हैं, उसको किसी को दे देते हैं या रीसेल कर देते हैं। तो आप जो कह रहे हैं मुझको खतरा उससे कहीं ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। मुझको लग रहा है कि सेल्फ पोर्न अगर किसी ने क्रिएट किया है तो उसको सिक्योर रखना
उतना आसान नहीं है जितना आसान तरकीब आप बता रहे हैं कि ये पासवर्ड चेंज कर दीजिए, इसको इनक्रिप्ट कर दीजिए, डिवाइस को सेफ रखिए। मुझको लगता है इसमें से कहीं ना कहीं लापरवाही होती है। और आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरा कॉमन सेंस के आधार पे मेरा ये कहना है, इस तरह का कंटेंट जिस दिन आपने तैयार किया उस दिन आपके ऊपर ये खतरा खड़ा हो जाता है कि ये किसी दिन आके आपका मुंह चिढ़ाएगा, किसी दिन कोई आपके खिलाफ उसको यूज़ करेगा। तो ये आपको गुदगुदाने वाला हो सकता है, अपना खुद का पोर्न क्रिएट करना, न्यूड फोटो या वीडियो बनाना। लेकिन मैं कह सकता हूँ, मेरे व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, डिजिटल डिवाइसेस, डिजिटल मीडियम, साइबर अकाउंट्स, इनको पूरी तरह से सेफ रखना तकरीबन नामुमकिन है। तो विज साहब ने सावधानी के तरीके बताए हैं। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूं कि इसको न क्रिएट करें आप, उतनी गुदगुदी से अगर उसके बिना रह लें तो शायद आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। नहीं, मैंने शायद बीच में कहा था कि ये विकृत मानसिकता का उदाहरण नहीं है। अपनी इस प्रकार की चीज़ें क्रिएट करना ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये करना वहीं जहां आपने क्रिएट किया, समझिए कि आप वल्नरेबल हो गए हैं, उसी दिन से आप वल्नरेबल हो गए हैं। आपने बोला कि कैसे लोगों को सावधान किया जाए। देखिए, अलग अलग प्रयास किए जा सकते हैं। मैं कल ही आंकड़ा पढ़ा था कि 45 करोड़ 45 करोड़ जो है हमारे यहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स हैं, उससे ज़्यादा डिवाइसेस हैं। तो अगर इतनी पॉपुलेशन हमारी यूज़ कर रही है तो उनको कुछ देखना भी पड़ेगा कि इसकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितने वल्नरेबल हैं। डेली ऑफेंसेस के बारे में एक दिन भी शायद अखबार ऐसा नहीं रहता होगा जब ये छपता नहीं हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकायदा अपना अकाउंट्स कई क्रिएट किए हैं, दोस्त नाम से ट्विटर अकाउंट भी है, तो जिसमें किस प्रकार से आपको पब्लिक प्लेसेस में फाइनेंशियल चीज़ों के लिए यूज़ ना करें, कैसे साइबर हाइजीन्स का यूज़ करें डिवाइसेस के लिए, जो तमाम टाइप की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी बहुत हैं जिससे आप अपने को सेफ रख सकते हैं। टेक्निकल को आप छोड़िए, आपको अगर फायरवॉल समझ नहीं आती इट इज़ फाइन, आपको पैचेस समझ नहीं आते आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी बहुत सी हैं, सामान्य चीज़ें हैं कि आप अगर एयरपोर्ट पर हैं तो वहाँ जाके आपको कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो वहाँ आप जाकर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पब्लिक डोमेन के वाईफाई पे मत करिए। इसमें समझने कि आप उसके अंदर वो जूस जैकिंग होता है, वो कैसे वो पोर्ट से इंफॉर्मेशन चली जाती है, वो टेक्निकलिटीज ना मालूम हो आपको। लेकिन इतना अगर समझ लें कि पब्लिक प्लेसेस के डोमेन जहाँ मुफ्त का वाईफाई मिलता है वहाँ पर सीरियस काम या सेंसिटिव काम मत करें। तो ये चीज़ें। दूसरा, हमारे यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि IT एक्ट के तहत एक रूल है, अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ही चल रहा है, अभी 3 ड्राफ्ट आ चुके हैं। मैंने सभी पे कुछ ना कुछ लिखा है बीच में। इसके अंदर पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन में एक दिक्कत आती है कि क्योंकि ये क्राइम ऐसा है कि ये क्राइम अमेरिका के सर्वर में पड़ा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन उसका आदमी यहाँ पर है, वहाँ से अगर कुछ जानकारी लानी है तो बहुत मुश्किल होता है। जिन कंट्री के साथ आपकी एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है, पॉलिसी आपने साइन की हुई है, आप वहीं से ला सकते हैं। वो अभी 50 से कम है मोरलेस। वो भी बहुत लंबा प्रोसीजर है। हमने 1-2 बार कोशिश किया था और सफल नहीं हो पाए थे। उसमें CBI हमारी नोडल एजेंसी है, तो एक ही एजेंसी हमने ये भी रिकमेंड किया था कि जो राज्यों में जो उनके जो सेंटर है उनको नोडल बना दीजिए ताकि स्टेट वहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट टाइप का रहता है। तो वो इंफॉर्मेशन लाना अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो सेफ रखना जो है, ब्लॉक वो बहुत जल्दी करते हैं। अगर आपने वेबसाइट या कोई इन्फॉर्मेशन बोला आपने ब्लॉक करते हैं, लेकिन जानकारी आपने देखा होगा बीच में एक बॉयज़ नाम का भी कुछ वो चला था, बीच में कुछ सेल ऑक्शन करने का भी लड़कियों का प्रोग्राम चला था। उस पर डिले हुआ था इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जल्दी से शेयर नहीं होती। और आपके तो इसीलिए जो डेटा प्रोटेक्शन में एक प्रावधान किया गया था, जो पहले 2 ड्राफ्ट में था, अभी तीसरे में डायरेक्ट नहीं है, दैट इज अबाउट डेटा लोकलाइजेशन, कि जो डेटा बाहर जाता है उसकी एक कॉपी इंडियन सर्वर पे भी रहे। ये एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। और मेरी रिकमेंडेशन, मतलब मैं चाहता हूं कि वो ऐसा प्रावधान हो। तो अभी क्योंकि इसमें इंडस्ट्री ने काफ़ी विरोध किया, टेक्नोलॉजी या जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनको काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। तो अभी जो ड्राफ्ट, जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है पब्लिक डोमेन में, उसमें कुछ इनडायरेक्ट है कि जो फ्रेंडली कंट्री हैं उनके साथ और अदर्स के कुछ अलग से प्रावधान रखे जाएंगे। तो आई होप कि उसके अंदर कोई ऐसा अधिकारी लगाएं ताकि हमको
जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि जो चीज़ें बता रहे हैं कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कंट्रोल करने में मेरे ख्याल delay से होगा। इसमें डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में एक ये प्रोविज़न भी है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसी या प्राइवेट कारपोरेशन जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया, आरटीओ ने मेरा डेटा इकट्ठा किया, तो उसमें मान लीजिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, उसमें मेरा ब्लड ग्रुप है, उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ है, ये डेटा प्रोटेक्ट करके रखना आरटीओ की जिम्मेदारी है, रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अगर वहाँ से ये डेटा लीक होता है तो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी पनिशमेंट का प्रोविज़न है उसमें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट एजेंसीज को इसमें एग्जाम करने की किया। और अभी का जो कानून है, आईटी एक्ट में भी आपने देखा होगा, जो कॉर्पोरेट, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर वो डेटा हमसे लेते हैं, जो आपने बोला, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी लेती है, उसके ऊपर कॉम्पनसेशन और पनिशमेंट का प्रावधान। और मैं जो एक बात कहते कहते रह गया, वो तो दैट वाज अबाउट पर्सनल डेटा। अभी भी रूल्स हैं जिसमें आपके बायोमेट्रिक्स हैं, आपका फाइनेंशियल डेटा है, आपके पासवर्ड हैं, आपके सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, कोई डिसीज, ये डेटा सारा सेंसिटिव डेटा है। अगर सेंसिटिव डेटा बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी के साथ शेयर करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। बट गवर्नमेंट इज एग्जम्प्टेड, गवर्नमेंट को एज सच एग्जम्प्टेड अभी उसके दायरे में नहीं है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट ही है। तो सरकार कैन कंटिन्यू टू बी केयरलेस अबाउट इट। नहीं, ड्यू डिलिजेंस का प्रावधान है, उनको जो सिक्योरिटी फीचर्स लगाने चाहिए उसका प्रावधान किया हुआ, लेकिन ये एक डिबेटेबल इशू है। आज की ये बातचीत बहुत ही दिलचस्प रही है और मुझको लगता है कि जितने लोग देखेंगे, जितने लोग इसकी चर्चा करेंगे, वो लोग किसी न किसी कंप्यूटर अपराध, साइबर अपराध, ऑनलाइन अपराध, ठगी जालसाजी से बचने के लिए कुछ सोचेंगे, कम से कम। पूरी तरह बच जाएंगे ये सोचना भी गलत होगा। अभी एक बड़ा कोइंसिडेंस है विज साहब, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपके आने तक, ये बात शुरू होने तक भी मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो हमारी टीम इसको रिकॉर्ड कर रही है, इसी टीम ने, आप जब पुलिस में थे, सर्विस में, उस वक्त आपने एक फिल्म बनाने का काम हमको दिया था, और उस फिल्म को एक संतोष इधर दिखाना, सर्टिफिकेट नहीं, कैमरे को उधर ले जाके दिखाओ। तो ये साइबर क्राइम पे बनाई हुई इस फिल्म को ये नेशनल फेस्टिवल में अवार्ड मिला था। क्रेडिट दे दीजिए। ये इस कमरे में सजा हुआ है, आपने असाइनमेंट दिया था, आपके लिए ये फिल्म बनाई थी, हमारी टीम ने बनाई थी, और आपके आने तक भी मुझको याद नहीं था कि ये यहाँ रखा हुआ है। जवाब देता तो नहीं, धन्यवाद याद दिलाने के लिए। क्या अक्सर मीडिया के लोग ना क्रेडिट देने के लिए भूल जाते हैं लोगों को, तो धन्यवाद, आपने याद दिलाया। हमने और भी कुछ फ्रॉड के केसेस, 3 टाइप की फिल्म्स आपने बनाई थी ताकि लोगों को हम जागरूक कर पाएं साइबर वार। तो एक में ये स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था, ये बहुत बहुत बताइए आप। तो विज साहब, हम लोग अगले बार फिर कुछ दिनों में बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, पॉक्सो का मुद्दा है, आप हर साल मेरा ख्याल है कम से कम 10-12 अलग अलग सीरियस मुद्दों पे लिखते हैं, तो वो एक गंभीर किस्म के लेख रहते हैं जो उन अखबारों को पढ़ने वालों को फ़ायदा देते हैं। लेकिन हम अपने आम दर्शक जो हैं उनके बेनिफिट के लिए आगे कुछ और मुद्दों पे आपसे चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। आपने इतना समय निकाला, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं, और हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।